G20 की शानदार सफलता के बाद अब भारत में आयोजित हो रहा है P20 यानी पार्लियामेंट 20। इस सम्मेलन में G20 समिट में भाग लेने वाले सभी देशों की संसद के अध्यक्ष और उनके साथ आए सांसदों के प्रतिनिधिमंडल शामिल हैं। वन अर्थ, वन फैमिली एंड वन फ्यूचर के लक्ष्यों के साथ P20 सम्मेलन के दौरान भारत अपने सदियों पुराने लोकतांत्रिक इतिहास को दुनिया के सामने रखने वाला है। पहला सत्र एजेंडा 2030 फॉर SDGs शोकेसिंग अचीवमेंट्स एक्सेलरेटिंग प्रोग्रेस है, जो संयुक्त राष्ट्र द्वारा वर्ष 2030 तक सतत विकास लक्ष्यों पर आधारित है। और इस कार्यक्रम संसदीय सम्मेलन पे इसी पे हम फोकस करेंगे। मैं हूं आपके साथ दीक्षा कोहली। Namaskar, I'm Sheetal Rajput. The pre-summit P20 live event concluded at Yashobhoomi, as Diksha just mentioned. Tomorrow, Prime Minister Modi will inaugurate the main event, in which we have parliamentarians and delegates from all G20 countries participating and taking the G20 agenda further on the road to implementation. Sansad TV is bringing you non-stop coverage of this three-day event. We have our teams reporting from Ground Zero at Yashobhoomi, and an esteemed panel of guests and experts here in the studio to discuss different aspects of the four core areas that will be taken up at P20. With me in the studios here is Madam Vibha Dhawan. She's DG Terry. Madam Dhawan, welcome to Sansad TV. जी हाँ, बिल्कुल। इसके साथ जूम कॉल से हमारे साथ कनेक्ट हो रहे हैं नागेश कुमार जी, जो इंस्टीट्यूट फॉर स्टडीज़ इन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट से हैं। इसी के साथ हमारे साथ शामिल हैं चंद्रभूषण जी, जो फाउंडर हैं और CEO हैं आई फॉरेस्ट के। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि बिल्कुल शीतल ने हमें बताया कि आज एक बड़ा दिन है, बड़ा अवसर है और यशोभूमि से सीधे हम आपको कवरेज दिखा रहे हैं। 3 दिन तक हम आपको ये लाइव कवरेज दिखाएंगे, ग्राउंड जीरो से सारी रिपोर्टिंग दिखाएंगे। तो चलिए सीधे ये रुख करते हैं यशोभूमि का, जो यशस्वी भारत का यशस्वी मंच है। हमारे साथ मौजूद है वहाँ हमारे रिपोर्टर टीपू से ज़रूर जानने की कोशिश करेंगे कि जो P20 से पहले प्रीसीडिंग इवेंट है इस समिट का, वो पूरा हो चुका है। टीपू, क्या कुछ टेक अवेज रहे इस इवेंट के, इस समिट के? देखिए दीक्षा, नई विश्व व्यवस्था में जिस तरह से दुनिया भारत की ओर उम्मीद भरी निगाहों से देख रही है, उसके लिहाज से जिस तरह से G20 का सफल आयोजन देश ने किया, उसके बाद में पार्लियामेंट 20 यानी P20 की आज शुरुआत हो गई है। और जिस तरीके से दुनिया के 20 से ज़्यादा जो देश हैं, देश की राजधानी नई दिल्ली पे वो आए और जो उत्साह देखने को मिला वो लाजवाब था। उसकी कोई मिसाल देखने को नहीं मिली। हमने देखा कि सवेरे से जो उत्साह था उनको लेकर के कि जो यहाँ पर उनकी मेज़बानी हुई, जो सैकड़ों एकड़ की ज़मीन पर बना ये यशोभूमि विहंगम दृश्य, नए भारत की तस्वीर और बिल्कुल नए गौरव गाथा भारत की जो आप कह सकते हैं, उससे उन मेहमानों को रूबरू कराया गया। दीक्षा, सही मायने में वो बिल्कुल प्रफुल्लित थे। और आज की जो थीम थी एक तरीके से लाइफ यानी लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, उस पर चर्चा की गई कि किस तरीके से पर्यावरण के अनुकूल जीवन शैली को बनाया जाए। क्योंकि आप देखिए कि जिस तरीके से जलवायु परिवर्तन लगातार दस्तक दे रहा है दुनिया में, उससे भारत भी अछूता नहीं है। इसको देखते हुए तमाम देश इसको तवज्जो दे रहे हैं। आप देखिए, कोई भी बड़ा अंतर्राष्ट्रीय इवेंट जब होता है तो उस पर यह गौर करने की बात होती है कि उसका शुभारंभ किस विषय को लेकर के हो रहा है, किस टॉपिक को लेकर के हो रहा है। तो यहाँ पर गौर करने की बात है कि लाइफ को पहले प्राथमिकता दी गई। ग्लासगो COP26 में जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंचामृत मंत्र दे करके दुनिया को बताया था कि किस तरीके से हजारों साल पहले संस्कृति को हम पूरी दुनिया में आम कर सकते हैं, उसकी थीम और उसका कहीं ना कहीं रूट हमें यहाँ देखने को मिला। और सही मायने में अक्टूबर 2022 में दीक्षा, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने UN महासचिव के साथ में जिस तरह से केवड़िया में लाइफ की शुरुआत की थी, तो सही मायने में एक बेहतर शुरुआत हुई है। माना जा रहा है कि कल अलग अलग जो 4 विषय हैं उस पर भी चर्चा की जाएगी आने वाले 2 दिनों में, और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन कल करेंगे। तो कहीं ना कहीं एक बेहतर उत्साह देखने को मिला है जो डेलीगेशन था उनमें, और उनमें जो आने वाले जो 2 दिन हैं उसमें भी ये माना जा रहा है कि तमाम जो चीज़ें हैं वो बेहतर तरीके से ज्वाइंट स्टेटमेंट की शक्ल में आएंगी और जिसका जो संदेश है दीक्षा वो पूरी दुनिया में जाएगा।
जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया टीपू इस तमाम जानकारी के लिए। आप बने रहिए और जानकारी के साथ आपके पास एक बार फिर आएंगे। बहरहाल स्टूडियो में हमारे साथ मैडम विभा मौजूद हैं और लाइफ की हमने बात की, लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट। मैम, 2015 में एक शुरुआत होती है, एक शंखनाद होता है, हम कहते हैं कि पर्यावरण के लिए, प्रकृति के लिए हम एक कदम बढ़ाएंगे। बीच में कोविड आता है, हम कुछ रुक जाते हैं, जिंदगी पीछे चली जाती है। अब तक कितना हम इस लक्ष्य को प्राप्त कर पाए और आगे के उद्देश्य क्या है? देखिए, कोविड एक तरह से बहुत बड़ी डिसरप्शन बीच में आ गई थी और उसके मारे जो हमारे विकास की गति है जी, वो ना कि रुक गई, कुछ हद तक पीछे भी चली गई, क्योंकि बहुत सारे लोगों को उससे बहुत नुकसान हुआ। जब हम जलवायु या लाइफ की बात करते हैं, इट इज़ लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट। क्या बहुत साल पहले महात्मा गांधी जी ने कहा था कि अगर हम वेस्ट को स्टाइल में जीना चाहेंगे तो हमें एक धरती पूरी नहीं पड़ेगी, भारत को। तो लेकिन कहीं पे हम लोग ये सोचने लग गए कि जैसे वहाँ जो कुछ हो रहा है वो सब हमारे लिए अच्छा है, तो हम लोग भी कुछ गलत रास्ते पे एक तरह चले गए, जिसको मैं कहती हूँ कंज्यूमरिस्टिक सोसाइटी। और लेकिन जो हमारी अपनी रूट्स हैं हिंदुस्तान में, वो हम लोग भारतवासी जो हैं वो देखते हैं कि हम कुछ भी बेकार नहीं करें। हर चीज़ का कुछ फेंका नहीं जाता था, एक के बाद एक उस चीज़ को हम इस्तेमाल करते रहते थे। खाना जैसी चीज़ तो एक तरह छोड़ना पाप होता था कि आपको पूरा खाना खाना है जितना आपने लिया है, कुछ फेंकना नहीं है। जो कपड़े होते थे एक तरह से वो कोई बुरा नहीं मानता था, छोटे लोग पहन लेते थे, एक से हम दूसरी चीज़ बनाते थे। डस्टर, जब सफाई करने का कपड़ा कभी एक खरीदा ही नहीं जाता था। इलेक्ट्रिसिटी, आपकी बल्ब तब जलेगा जब आपको ज़रूरत है, ना कि आप पूरे घर में रोशनी करके। एयर कंडीशनर्स बहुत देर से आए, 1 या 2 कमरों में होते थे, धीरे धीरे हम चले गए सेंट्रल एयर कंडीशनिंग। हमें हीटिंग भी चाहिए। जब बाहर का टेम्परेचर 26 डिग्री है तब भी हमको 18 डिग्री का कमरा करके बैठना है। ब्लैंकेट लेके बच्चे सोएंगे 18 डिग्री टेम्परेचर करके। तो हम गलत दिशा में चलना शुरू हो गए थे कि बाहर के देशों में ऐसा होता है। लेकिन हमने ये भी देखा कि हम विकसित देशों को ब्लेम करते रहते हैं कि बिकॉज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन जलवायु परिवर्तन हो रहा है। जी, अब हम ये कह रहे हैं जलवायु परिवर्तन हो रहा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन के बेनिफिट हमें भी मिले हैं, लेकिन जलवायु परिवर्तन हम लोग को ज़्यादा इम्पेक्ट करने वाला है, हमारे देश को ज़्यादा इम्पेक्ट करने वाला है। और हमारे देश में बहुत सारे लोग गरीब भी हैं और उनको अगर एक बार फ्लड आ जाता है या सूखा पड़ जाता है तो वो लोग तो 2-3 जनरेशन पीछे चले जाते हैं, वो तो अपना सब कुछ खो देते हैं। अभी आप सिक्किम के फ्लड्स में देखो क्या हुआ। तो ये देखते हुए हमारे लिए एक्ट करना और देशों से भी ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरी चीज़ ये है कि भारत, हम लोग एक तरह दुनिया को रास्ता दिखाना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ कॉन्शियसनेस है जो हर लेवल पे है। पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस देखें तो प्रधानमंत्री जी ने हर फोरम पे वेदर ये लाइफ है या हम कितना प्रतिशत रिन्यूएबल से मीट करने वाले हैं, बहुत सारे प्रण उन्होंने ऐसे लिए हैं जो हम कहते हैं बहुत बोल्ड स्टेप्स हैं। अगर हम अपनी इंडस्ट्री को देखते हैं, वो भी उस डायरेक्शन में जाना चाहती है। तो इसको कुछ लोगों का आंदोलन की जगह इसको जन आंदोलन बनाने के लिए लाइफ है कि हर कोई, हर सिटीजन एक तरह क्लाइमेट चेंज की तरफ कंट्रीब्यूट भी करता है और इम्पेक्ट भी होता है। तो उनका कंट्रीब्यूशन कम से कम हो, वो ध्यान रखें, ये करने के लिए जन आंदोलन शुरू किया गया है। Ma'am, you mentioned measures on life, a lifestyle for environment that India has taken, and the world can learn from India. One hears of terms like green credit mechanism, right to repair. Would you educate us and our viewers a bit about these? See, as I mentioned to you, when we talk of life, it is that first step is realization that I'm also contributing to climate change. And the second is that I can also reverse it. Now, many years back, we started with plant a tree. Now, that also was a movement, and we have actually increased the tree cover in the country.
Now, what are trees doing? They are actually absorbing carbon dioxide. Now, what we want to do is that the person who is taking all this trouble of planting a tree or following better practices, which is at every step, and I'll put it even a rural kitchen, that if they are going for improved cook stoves, if they are following better methods of irrigating their crops, they are using lesser energy, you have to give them credits, and that is what is the whole scheme of carbon credits. Otherwise, I'll say, why should I change? And if there is something for me, I will be more open to the change, although otherwise also I should change, but there is an incentive. And that is what we are talking about, green credit scheme. And what we are also doing is, because it's not possible for one farmer or few farmers to go and ask for these credits, so therefore we are trying to bring them together and ensure that they get compensated for their efforts towards greening. And same holds true for small and medium enterprises and large industries. So somewhere it is voluntary and somewhere it is mandatory, which is going to come in force, and we are gradually moving in this direction of greening. The other thing I would like to mention over here, that there is a misconception that greener is expensive. That's not the case. So it's more of a mindset, and if we change that, and let's also look into, and I'll give you one example, and that's of solar rooftops. Maybe the payback period is 5 to 7 years, but then the problem, or really speaking, like the question which most people ask is, maybe I'm paying 7 years in advance, so why should I go for solar rooftop? But they don't realize that it is then for next 20 years it's going to be free electricity for them. The long-term benefits. And consciousness, so green credits, so therefore they are putting this effort, you burn less of coal to generate electricity, you are generating electricity for yourself. बिल्कुल Right. बिल्कुल सही बात कही मैम आपने। हमारे साथ नागेश कुमार जी जुड़े हुए हैं। नागेश कुमार जी, अगर G20 की बात करें तो एक शानदार सफलता हासिल की हमने, सभी ने एक मत में, एक आवाज में हमारे साथ हाँ में हाँ मिलाई। लेकिन अब जब हम P20 को देखते हैं तो तमाम पार्लियामेंट्स के जितने अध्यक्ष हैं वो आज हमारे साथ एक आवाज में बात करने को तैयार हैं। यहाँ से जब ये लोग जाएंगे तो अलग अलग संसदों में इन मुद्दों पर विचार उठेगा, इन मुद्दों पर बात होगी और मुझे लगता है एक समाधान भी निकलेगा। कितना महत्वपूर्ण समझते हैं आप P20 को G20 के लिहाज से, क्योंकि G20 में एक आवाज में हम सब एक साथ आगे आए थे? मुझे लगता है कि ये बहुत खास और इम्पोर्टेंट सम्मेलन है, क्योंकि इसमें जन प्रतिनिधि जो पार्लियामेंटेरियंस हैं वो भाग ले रहे हैं, और वो जन प्रतिनिधि का इसमें सम्मिलित होना एक मैसेज बहुत दूर तक जाने वाली बात इससे होती है, क्योंकि जो लीडर्स हैं वो मिल चुके हैं पहले, लेकिन जो G20 में सबके जन भागीदारी का जो भारत ने एक इनिशिएटिव लिया है उसको कोने कोने तक पहुंचाने में जन प्रतिनिधियों का एक साथ बैठना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है मेरे ख्याल में। और दूसरी चीज़ ये कि भारत के जो शोकेसिंग यहाँ पर हुई है कि हमने जो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर और स्वच्छ भारत और ये फाइनेंशियल इंक्लूजन जैसे जन धन अकाउंट के थ्रू किया है, वो सब लोगों तक पहुँचे और जनप्रतिनिधि उसे यहाँ पे महसूस करें और आगे लेके जाएं अपने देशों में, तो उसका बड़ा आगे जाके बहुत कैटालिटिक रोल होगा। क्योंकि जो अभी पीछे सम्मेलन हुआ था G20 वाला, उसमें जो डिक्लेरेशन में ये सारी चीजें आई हैं बिल्कुल कि भारत ने एक वन फ्यूचर अलायंस बनाई, जिससे हम लोग जो अपना डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का जो हमारा महत्वपूर्ण जो हमारा लर्निंग है, जो डेवलपमेंट एक्सपीरियंस है, उसको हम शेयर करने के लिए तैयार हैं दूसरे देशों तक। लेकिन जनप्रतिनिधि भारत में आए, इस सम्मेलन में वो भाग लें और अपनी आंखों से सब देखें कि कैसे हम लोग डिजिटल पेमेंट्स कर रहे हैं, कैसे हमने स्वच्छता अभियान चलाया, कैसे हमने
जनधन के माध्यम से हर व्यक्ति को बैंकिंग सिस्टम से जोड़ा, तो ये सब चीज़ें आगे जाएंगी। तो उससे मुझे लगता है कि भारत की सॉफ्ट पावर और जो एसडीजी अचीवमेंट ग्लोबली उसके तरफ बहुत बड़ा कदम बढ़ेगा। Absolutely. Talking of SDGs, Madam Dhawan, coming back to you again, meeting and accelerating SDGs has long been a major challenge throughout the world. The current situations, the conflict situations that we see in areas around the world, whether it's Ukraine, Russia, or the current one, the most current and latest one in Israel, how do you see that impacting it? The SDGs, we were hoping to meet the targets by 2030. And after COVID, it is that we are lagging behind, and not lagging behind by a couple of years that we suffered from COVID. It's worse than that. Like 2030 deadline, or rather what we are saying is maybe we'll meet by 2065. So that kind of a thing. So therefore, it is not what you have lost in terms of time. So here also, because these wars, they have really speaking, I don't know what's going to happen, because with the Ukraine war, fertilizer became a big problem, and therefore our food basket at global level is going to suffer. Now with this war, and I'll say it's so inhuman that you're saying that there will be no food made available to millions of people. This is not the way. And it's going to have impact, long-term impacts in meeting the SDGs, which is very unfortunate, because I'll say perhaps a year back we never thought such a thing can even happen, because I always thought it's only in news and nothing is going to happen, and the new one came all of a sudden, and let's hope it doesn't get turned into a world war. So we have to be very sensitive. We're hoping it doesn't. Yeah, so it's really unfortunate, and SDGs, we are going to lag behind meeting our targets. And if we really speaking, I personally feel if we don't meet our SDG goals, the world is going to be even worse than what it is today, because we really have to bring equality, and SDG is aiming towards meeting the basic necessities of human beings. And that is where we face the strongest challenge. Exactly. So if that remains, or that becomes even worse than what it is today, we cannot expect peace on this planet either. एब्सोल्युटली, बहुत ज़रूरी है इस धरा के लिए काम करना, इस धरा के लिए कदम उठाना। और हमारे साथ जुड़े हुए हैं चंद्रभूषण जी। चंद्रभूषण जी, जब बात एनवायरनमेंट की हो रही है, बात लाइफ की हो रही है, और बात हम कह रहे हैं वन अर्थ की, तो हम देखते हैं कि तमाम चुनौतियां हैं, तमाम मुद्दे हैं, और उसे सुलझाने के लिए सभी देश एक साथ आए हैं, चाहे वो विकासशील देश हो, चाहे वो विकसित देश हो। लेकिन यहाँ चुनौती ये है कि विकासशील देशों के लिए ग्रीन फाइनेंस कैसे प्रावधान हो, ग्रीन फाइनेंस उन्हें कब मिले, किस तरीके से मिले, और उस पर वो काम किस तरीके से करें, ये एक बड़ी चुनौती है। देखिए, हर एक काम के लिए पैसे की जरूरत है। बिल्कुल। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के लिए में जितने भी जिस चीज में चर्चा हो रही है एसडीजी की, वो बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट उसके लिए चाहिए। चाहे आप एजुकेशन देख लें, हेल्थ केयर देख लें, पॉवर्टी देख लें, जो कि सोशल इंडिकेटर्स हैं एसडीजी के, या फिर आप एनर्जी ट्रांजिशन को देख लें, जो कि इस P20 का एक बहुत बड़ा एजेंडा है, और आप रिन्यूएबल एनर्जी की बात कर लें। तो जो रिसोर्स रिक्वायरमेंट है डेवलपिंग कंट्रीज के एसडीजी मीट करने के लिए, वो ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स में, एक छोटा अमाउंट नहीं है। और एक रीजन ये भी है लोग एसडीजी नहीं मीट कर पा रहे हैं, अपार्ट फ्रॉम द वॉर वी हैव इन यूक्रेन, और जो अभी इजराइल और पैलेस्टाइन में हो रहा है, विच इज गोइंग टू डिसरप्ट ग्लोबल इकोनॉमी, वो ये भी है कि पैसे नहीं है। डेवलपिंग कंट्रीज के पास बहुत रिसोर्स नहीं है हर एक एसडीजी के कंपोनेंट में इन्वेस्ट करने के लिए। तो हमारे पास ऑप्शंस क्या हैं? हमारे पास मल्टीपल ऑप्शन है। एक बहुत बड़ा ऑप्शन है कि ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम को रिफॉर्म करना, एक बहुत बड़ा ऑप्शन है। और मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आज के समय ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम है वो डेवलपिंग कंट्री को बहुत सपोर्टिव के लिए बहुत सपोर्टिव नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक गरीब देश हैं तो आपको ग्लोबल कैपिटल के लिए ज्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। जी।
और आप इंटरनेशनल बैंक से लोन लेना चाहते हैं, अगर आप अमीर हैं तो आपको इंश्योरेंस के लिए कम पैसा देना होता है, क्योंकि जो ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट है वो रिस्क रिवॉर्ड फ्रेमवर्क पे काम करता है। और ये क्यों किया जाता है कि जो गरीब है वो ज्यादा रिस्की है, तो पैसा नहीं लौटा पाएगा, जो कि इसके लिए कोई बहुत बड़ा देयर इज नॉट इनफ एविडेंस टू सपोर्ट इट, बट दिस इज हाउ द ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट वर्क्स। राइट सर। G20 में इंडिया का जो बहुत बड़ा मुद्दा रहा है इज टू ट्रांसफॉर्म द ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट, स्पेशली मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक्स को लेकर। वर्ल्ड बैंक किस तरह से पैसा दे, हाउ शुड द कॉस्ट ऑफ कैपिटल बी मेड अफोर्डेबल डेवलपिंग कंट्रीज के लिए, जो कि बहुत महंगा है आज के दिन में। हाउ डू वी इंक्रीज इन्वेस्टमेंट्स इन डेवलपिंग कंट्रीज, किस तरह से हम डेवलपिंग कंट्रीज में इन्वेस्टमेंट को बढ़ाएं, क्योंकि देखिए ये अज्यूम करना कि डेवलप्ड कंट्रीज आपको पैसा ऐसे ही दे देगा, ये पॉसिबल नहीं है। जो कि बहुत बड़ा डिमांड है कि डेवलप्ड कंट्री को ग्रांट देना चाहिए डेवलपिंग कंट्री को, हिस्टोरिकली ये कभी नहीं हुआ है और ना ही हमें एक्सपेक्ट करना चाहिए। राइट सर। बट वी शुड एक्सपेक्ट इन्वेस्टमेंट, जो कि बहुत बड़ा सपोर्ट होगा, इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर, इन्वेस्टमेंट इन एनर्जी, इन्वेस्टमेंट इन सोशल सपोर्ट सिस्टम, हमें इन्वेस्टमेंट की जरूरत होगी, बट एट ए कॉस्ट विच इज रीजनेबल। आज के दिन में ग्लोबल कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग इज वेरी हाई, तो एक ये वो रहा। दूसरा, हाउ डू वी एनर्जाइज प्राइवेट सेक्टर। सरकार के पास ही पैसा नहीं है, प्राइवेट सेक्टर के पास भी बहुत पैसा है, और उसके लिए हर एक देश को अपने जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनको इंप्रूव करने की जरूरत है, सो प्राइवेट सेक्टर कैन इन्वेस्ट। तो हमारे पास ऑप्शंस हैं टू गेट इन्वेस्टमेंट, बट इन्वेस्टमेंट इज गोइंग टू बी a very, very important component of meeting all the SDG goals. Right. That was the investment in the financial part. Madam, gender equality is top of the SDG list. How long is that road, or where do you see the world standing, particularly the global south? Well, we are talking about gender equality, I should say, for many years. It is improving in India and in many other countries as well, but I'll say we have to go a long way. The problem is that when we talk of climate change or otherwise, it's the woman who suffers the most. What is happening, like if we look at even the sensitive, the eco-fragile areas or even our hilly terrain, it's the men who usually go out, or they come to the cities in search of job. So who is left over there? It's the women. They have to go long distances to fetch water, collect wood, face indoor air pollution, and then ultimately it is that they don't have any time left to devote to their families or educate them. They neither have the resources or financial resources, nor they have the time. And therefore they suffer generation after generation because of the changing climate. They have to go long distances because water is not available, so they are the one who are suffering even today. Now, what one is trying to do is that how do we bring them so that they are also part of the decision making? Of course, in India, I should say, we have done remarkable work in terms of ensuring that they are part of the panchayat system as well. So they have a voice to be heard. And of course, we started with that they were the voice, but the decisions were of their husbands or father-in-law. But over a period of time, they have overcome that and they have started speaking their language. And that's how the improvement at the village level has started taking place, because their interest, and they immediately they would like to invest in infrastructure, in education, and for making their daily requirements. So which is a positive step. And over there, I would like to say that even let's look at the farm sector. While it's largely done by the women folks, the farm machinery is not at all women friendly. It's so heavy. So therefore, let's not talk only at the government level. Let's also talk in terms of what are we doing for them, and at every level, so that their life is simplified and they can live comfortably. Education is going to play a very important role. मैम आपने बिल्कुल सही कहा, एजुकेशन एक बहुत
अच्छा रोल अदा करेगा, लेकिन हम ये नहीं नकार सकते कि महिलाओं के लिए काम नहीं किया गया, क्योंकि हाल ही में अगर हम देखें तो एक बहुत बड़ा फैसला आधी रात को पार्लियामेंट से लिया जाता है, जहां हम 33% आरक्षण देते हैं, जहां हम महिलाओं की आवाज़ को उठाते हैं। जब G20 की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि एक अहम मुद्दा रहा विमेन लेड डेवलपमेंट। ऐसे में जब हम P20 की बात करते हैं, हमारे सामने महिला मेहमान है, तो हम ये जानना चाहते हैं कि महिलाओं की जो आवाज़ है वो P20 के माध्यम से कितनी दुनिया तक उठाई जाएगी। देखिए, अभी बहुत हद तक क्यों, और मुझे बहुत खुशी होती है कि जिस फोरम में भी मैं जाती हूँ कि वहाँ पे बहुत सारी महिलाएं लीड कर रही हैं, ऑर्गेनाइजेशन को लीड कर रही हैं। और आप ये भी देखेंगे कि वो सारी और ज़्यादातर वो ऑर्गेनाइजेशंस अच्छा कर रही हैं, ज़्यादा अच्छा कर रही हैं, बराबर से भी ज़्यादा अच्छा कर रही है मेन लेड ऑर्गेनाइजेशंस के मुकाबले। उनको अभी तक हमने मौका नहीं दिया था। और मौका देने की बात में मैं एक चीज़ और कहूँगी, कहीं पे शायद हम लोग भी रिस्पॉन्सिबल हैं। बिल्कुल, हम लोग ये सोचते हैं ज़्यादातर महिलाएं कि घर उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो क्या होता है कि वो कैरियर, और आप हमारे हर देश में देखेंगे कि एजुकेशन लेवल तक, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी एजुकेशन तक उनका नंबर ज़्यादा ही है, कम नहीं है लड़कों से। उसके बाद जब वो जॉब करनी शुरू करती हैं, उसी टाइम पे उनकी शादी होती है, उनके बच्चे होते हैं, और वो कहीं पे ये सोचने लग जाती हैं कि मेरे को घर शाम को 4 बजे 5 बजे पहुंच जाना है, क्योंकि घर भी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। चाहे उनको कोई कुछ नहीं कह रहा हो, तो वहाँ पे मैं ये कह रही हूँ कि वो भी शायद गलत हैं। तो उनको ये देखना है कि हम भी सब कुछ कर सकते हैं। ये विश्वास अब धीरे धीरे हम लोग भी अपने घर में भी देना चाह रहे हैं, वो लोगों में भी आ रहा है। तो ये ट्रांजिशन बहुत जल्दी से हो रहा है। तो ये सिर्फ लड़कियां नहीं है, हमको लड़कों को भी कहना है कि तुमको भी घर उतना ही देखना है जितना तुम अपनी वाइफ से एक्सपेक्ट करोगे। generations they shoulder the onus, responsibility. Exactly. So the society is changing very fast. So, and it has already, I should say, in most of the urban areas, we have crossed that hurdle, but in rural India, we still have to move many steps. बिल्कुल, many steps. इसी के साथ अब मैं सवाल करना चाहूँगी चंद्रभूषण जी आपसे, क्योंकि हम ये कह रहे हैं चुनौतियाँ बड़ी हैं, साथ मिलकर काम करना है। लेकिन जब हम देखें पिछले 2 साल इस क्लाइमेट चेंज को, इस पूरी धरा को, तो बहुत से बदलाव हमने देखे। कहीं पर बहुत ज़्यादा गर्मी, बहुत ज़्यादा तापमान, कहीं फ्लड्स, यानी टोटल क्लाइमेट चेंज है। ऐसे में मिटिगेशन और एडेप्टेबिलिटी के लिए हम क्या कर सकते हैं? I think we're not connected. चंद्रभूषण जी आपसे हम दरख्वास्त करेंगे, आप अनम्यूट करके अपना जवाब दें। तो मिटिगेशन के लिए, जिसका मतलब है कि हम किस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन को कम करें, टेक्नोलॉजी इशू नहीं है जी। आज के दिन में हमारे पास बिजली का उत्पादन करने के लिए रिन्यूएबल एनर्जी है, सोलर और विंड एनर्जी है, बैटरी टेक्नोलॉजी है जो कि रिन्यूएबल एनर्जी को 24 घंटा इस्तेमाल करने में हमें सहायता देगा। तो जहां तक बिजली का सवाल है, हमारे पास टेक्नोलॉजी है। और भारत को देख लीजिए, हम आज के दिन में 150 गीगावाट, इसका मतलब 1,50,000 मेगावाट रिन्यूएबल एनर्जी इंस्टॉल अगले कुछ महीनों में हम कंप्लीट कर लेंगे। और इसको मैं आपको थोड़ा कंपैरिजन दूंगा कि साल 2000 में पूरे देश की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी 1.5 लाख मेगावाट थी, और आज के दिन में हमारे पास रिन्यूएबल एनर्जी 1.5 लाख मेगावाट है। तो जो रिन्यूएबल एनर्जी का जो ग्रोथ हुआ है वो एक्सपोनेंशियल हुआ है हमारे देश में, दुनिया में भी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो रहा है। इनफैक्ट G20 का एक बहुत बड़ा जो डिसीजन है वो ये है कि हम किस तरह से रिन्यूएबल एनर्जी को 3 गुना करें 2030 तक, जो कि बहुत एम्बिशियस गोल है। भारत का अपना गोल है 500 गीगावाट का। तो टेक्नोलॉजी जो है वो आज के दिन में अवेलेबल है, हमें इन्वेस्ट करने की जरूरत है। जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो ये है कि किस तरह से जो फॉसिल फ्यूल इकोनॉमी, कोयले को देख लें, हमारे देश में कोई 50 ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जो कि कोयले पे डिपेंड हैं। आप उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़ को देख लें। आप जब कोयला कम करेंगे तो उन डिस्ट्रिक्टों को आप क्या देंगे, वहां पे नौकरी कैसी होगी?
वहां पे इंडस्ट्रीज क्या होंगे, स्टील की फैक्ट्रियां कैसे लगेंगी और सीमेंट कैसे बनेगा, ये सबसे बड़ा चैलेंज है। तो जो ट्रांजिशन में जो जस्ट एस्पेक्ट है, जस्ट ट्रांजिशन की जो बात करते हैं, वो मिटिगेशन का बहुत बड़ा चैलेंजिंग एस्पेक्ट है जिसको देखने की जरूरत है। मुझे बहुत खुशी है कि G20 कम्युनिके में जो लीडर्स की जो कम्युनिकेशन आई है उसमें जस्ट ट्रांजिशन और जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन को बड़ा प्रोमिनेंटली डिस्कस किया गया है। जहां तक एडेप्टेशन का सवाल है, विभा जी ने सिक्किम के बारे में बताया जी। हमें अब क्लाइमेट चेंज इंपैक्ट असेसमेंट करने की जरूरत है हर एक प्रोजेक्ट में। अब तक हम एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट करते आए हैं, हमारे पर्यावरण मंत्रालय में प्रोसीजर है कि आपको एनवायरमेंट क्लियरेंस लेना होगा प्रोजेक्ट बनाने के पहले, लेकिन अब तक हम क्लाइमेट चेंज इंपैक्ट को उसमें इंक्लूड नहीं करते थे। लेकिन सिक्किम जैसे जो जहां पे कि पूरा डैम बह गया है ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट के कारण, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अब क्लाइमेट चेंज इंपैक्ट अपने बड़े डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में एसेस करना शुरू करें। वो एक बहुत बड़ा एडेप्टेशन मेजर होगा। उसके अलावा हमें एग्रीकल्चर सेक्टर में एडेप्टेशन की जरूरत है, क्योंकि मॉनसून तो वैरी कर रहा है, टेम्परेचर भी वैरी कर रहा है। तो हर एक मायने में क्लाइमेट चेंज अब हमारे सामने है। अब क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट को देख रहे हैं, उसको सह रहे हैं लोग। क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट के कारण लोगों की मृत्यु हो रही है। तो इन सभी चीजों को देख के एक बहुत बड़ा मुद्दा है। बट आज के दिन में मैं ये कह सकता हूं कि आप G20 कम्युनिके को एक तरह से एनवायरमेंट कम्युनिके भी कह सकते हैं, क्योंकि जितने भी पैराग्राफ हैं उसमें सबसे ज्यादा जो फोकस दिया गया है वो एनवायरमेंट को दिया गया है, क्लाइमेट चेंज को दिया गया है, मिशन लाइफ को दिया गया है। तो एक बहुत ग्रीन G20 रहा है भारत की प्रेसिडेंसी। That being the most pressing situation that the world is faced with. Sheetal, because our life is because of life. We have to solely depend on environment. If we have good environment, good nature, we have our own life. चलिए सीधे रुख करते हैं यशोभूमि का, जहाँ पर मौजूद है हमारे साथ हमारे संवाददाता सुरेंद्र कुमार। सुरेंद्र, अगर देखें तो लाइफ मिशन पहला प्री समिट, किस तरह की हलचल यशोभूमि में? देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, भारत जो है पर्यावरण के जिस तरह का भारत की कदम लगातार उठाता रहा है उसको सभी देशों ने स्वीकार किया है। अगर अतिशयोक्ति ना हो तो मैं ये कहना चाहूंगा, भारत ग्लोबल साउथ का लीडर बन के उभरा है। दुनिया का कोई ऐसा मंच नहीं है जहां भारत को प्रमुखता से नहीं देखा जा रहा। ऐसा ही आज भी हुआ। आज भी सभी देशों ने भारत के इस कदम के बारे में अपनी अपनी राय रखी और सबने इसको अप्रिशिएट किया और उसके साथ कदम ताल करने को सभी देश तैयार हैं। भारत जिस तरह से पर्यावरण को लेके, पर्यावरण हमारे यहाँ देश में पूजा जाता है, हर चीज में हम लोग, चाहे पेड़ हो, पवन हो, चाहे जल हो, हम हर चीज की पूजा करते हैं। पर्यावरण हमारे जीवन शैली का अनमोल हिस्सा शुरू से रहा है। ऐसे में आज जब हम लाइफ की बात कर रहे हैं, ये दुनिया को दिखाना चाह रहे हैं कि दुनिया ये चीज समझे कि भारत पर्यावरण को लेकर दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जो लगातार ठोस कदम उठा रहा है। कार्बन एमिशन की बात हो तो लगातार उसको कम करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। दुनिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट की बात करें तो वो भारत में है, पवन ऊर्जा की बात करें तो भारत इसमें अग्रणी है, ई व्हीकल्स की बात करें तो भारत तेजी से लगातार तरक्की कर रहा है। चारों तरफ एक ही चीज निकल के आ रही है कि किस तरह से कार्बन एमिशन को कम किया जाए। भारत अपने लक्ष्यों को लेके बड़ा सजग है। प्रधानमंत्री मोदी की लीडरशिप में भारत लगातार उन कदमों पे बढ़ता जा रहा है जिनको पर्यावरण से जोड़ा जाता है। चाहे ग्लेशियर पिघलने की बात हो, अभी हमारे गेस्ट बता रहे थे सिक्किम में भी हुआ, तो ये लगातार चीजें हम देख रहे हैं। हिमाचल के भी हादसे को हमने देखा, इससे पहले उत्तराखंड में भी देखा। देखिए ये पर्यावरण की जो बात है हम लगातार सालों से करते आ रहे हैं, लेकिन देखिए विकास की अंधी दौड़ में उस चीज का हिस्सा भारत, क्या कहें, दुनिया के हर वो देश बनते जा रहे हैं क्योंकि हर एक को डेवलपमेंट करना है, लेकिन डेवलपमेंट किस लिहाज पे करना है ये इंपॉर्टेंट होता है। सतत विकास लक्ष्य ये हमारा एक बहुत बड़ा एजेंडा है लगातार विकास के मार्ग पे आगे बढ़ने के लिए, और यही आज सब कुछ हुआ। प्रधानमंत्री मोदी की लीडरशिप में जिस तरह से G20 समिट हुआ उसमें सभी देशों ने प्रधानमंत्री मोदी का माना भी उनके कदमों को। आज सेम उसी चीज़ को स्पीकर ने, जिस तरह से ऑनरेबल स्पीकर ने बोला है, सभी देशों ने उस बात को सहमति भी जताई है कि हम लाइफ को लेके एक मत होंगे और दुनिया में ये दिखा देंगे कि G20 के बाद P20 भी अपनी एक ताकत रखता है और पार्लियामेंट की इस चीज़ को लेके बड़ी अहम भूमिका होने जा रही है।
Thank you for those updates and that analysis. Madam, again, talking about climate resilience, you mentioned natural calamities, we spoke about Sikkim. What are other means and ways to be climatically resilient, and how India can show the way to the world, or world can show India the way? Well, we are discussing about various technologies which are available today, Right. and we are talking about electric vehicles which are becoming very popular in our country. We are talking about solar rooftops, and many people, they have already installed. We are talking about solar pumps which are being made available to the farmers. So these are the steps towards how do we reduce emissions. Now coming to that, whatever we do, it's going to take a while before we can see its impacts, and it's already the climate change, the uglier face of climate change is in front of us. So what we need to do is, it's not one solution, it is solution at every level. And I'll talk about, like, if we are talking, the worst affected sector due to the changing climate is going to be agriculture. So therefore we have to relook at the varieties which are available with us. When the Green Revolution started, our entire emphasis was how do we produce more. So it was the the photosynthesis, the food that the plant has made, that should go towards the grain. What we need to do today is that productivity is important, but more important is, will that variety able to survive during, if there are too many hot days or cold days, or there is more of rain or less of rain. Or so unexpected rain. Yeah, so they are able to withstand the climatic extremes. So that is what we need to do there. The next step, which again I feel we are neglecting quite a bit, is the water use. What is, because agriculture is a sensitive subject, and rightly so, because we, on one hand, we want to make food available to masses at an affordable price, and on other hand, the farmer has to survive. So therefore, farmer typically goes for the crops which he is able to sell in the market, and he is able to recover cost. And that is why wheat, rice kind of crops are becoming more common, irrespective of whether the area is suitable and for growing that crop. Like the example is that of Punjab, the water table has gone down. So water use efficiency is something which we must take into consideration. I always say energy you can still generate, but fresh water you can't. Absolutely. And therefore, for survival, it is important that we look into every aspect. I'll come to the third part of it, and that is where it is very important for all ministries to work together. We are talking like come November and the Delhi climate pollution levels are extremely high. Exactly. Now, what is the reason for that? So one of the main reasons is that we looked in isolation, that let's postpone sowing of paddy to June so that we don't use water. Without thinking that what will happen, the crop still requires certain number of days in the field. If we have developed early maturing varieties, then yes, but continuing with the older varieties, now the problem becomes that you can harvest your rice starting from 15th of October, and it goes till early November, and the last date for sowing of wheat, the varieties which we are using today, is 15th of November. What will your farmer do? They have to prepare their field. Their farms are not mechanized. And therefore, the best way to prepare is burn it. The whatever is left over, burn it, their field will be ready in less than a week. So if, and then we are not working with Ministry of Health, because why can't, as government, we provide them with farm mechanization so that they don't have to burn. Absolutely. We are not taking into consideration the health impact on each one of us. So that is where we all have to work together, and we have to find solutions which are for better lifestyles for each one of us. Absolutely. Better lifestyle बहुत ज़रूरी है. हमारे साथ नागेश कुमार जी जुड़े हुए हैं. नागेश कुमार जी, सेक्टर कोई भी हो, लेकिन बहुत ज़रूरी है जीवन में 3 R को अपनाना: रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल. 20 अक्टूबर 2022 को मिशन लाइफ की शुरुआत हुई. क्या लगता है अब तक हम ये 3 R क्या अपने जीवन में अपना पाए हैं?
कितने ज़रूरी हैं इन्हें अपनाना, और क्या देखते हैं आप इसका भविष्य, अगर मैं भारत के परिप्रेक्ष्य से पूछूं? मैं तो ये कहना चाहूंगा कि जैसे विभा जी ने पहले कहा था जी कि हमारे तो लाइफस्टाइल में रिसाइकलिंग जी बहुत पहले से है। अब जैसे हमारे घरों से आके कुछ लोग रद्दी कलेक्ट करते हैं, जी पेपर कलेक्ट करते हैं, और जी वो बहुत पहले से चला आ रहा है। हाँ तो वो सारा पेपर इकट्ठा होके पेपर मिल्स में जाता था, हाँ और उससे रिसाइकल्ड पेपर हम बनाते रहे हैं। तो उसी तरह से बहुत सारे हमारी जो नॉर्मल प्रैक्टिसेस हैं उसमें रिसाइकलिंग का महत्वपूर्ण स्थान है। और ये बहुत अच्छी बात है कि इस जो हमारे रिसाइकलिंग की जो प्रैक्टिस है या सस्टेनेबल लाइफ स्टाइल की जो प्रैक्टिसेस हैं, उसको प्रधानमंत्री ने ये लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट का नाम दे के उसे और ज्यादा बढ़ाने की कोशिश की है। और इसका प्रभाव फिर सब लोगों के जीवन पर, उनके जो जीवनचर्या है और बिहेवियर है उस पर बहुत पड़ेगा। और यही नहीं कि भारत में इसका प्रभाव पड़ेगा, लेकिन जो G20 के द्वारा जो डिक्लेरेशन में इसको मेन स्ट्रीम किया गया है, जी उससे बाकी सारे विश्व में इसका मुझे लगता है कि बहुत बड़ा इम्पैक्ट होगा। और उसका इम्पैक्ट होने से हमें क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल करने में, मिटिगेट करने में मदद मिलेगी। जी आपने बिल्कुल सही कहा कि बहुत ज़रूरी है कि हम लोग सब मिलकर काम करें। एक तरीके से जब हम वन अर्थ वन फैमिली की बात कहते हैं तो हम ये ज़रूर इस अवधारणा को नहीं भूल सकते जो भारत की अवधारणा है वसुधैव कुटुंबकम, जहाँ हम ये कहते हैं कि पूरी पृथ्वी हमारा परिवार है और हम सबको मिलकर एक साथ काम करना है। लेकिन एक सवाल मेरा यहाँ नागेश जी आपसे ये भी उठता है कि जब हम SDGs के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं तो हम युवाओं को किस तरीके से इससे जोड़ सकते हैं, युवा किस तरीके से अपना रोल अदा कर सकते हैं SDGs में? नहीं, युवा तो जो हमारे भारत का जो भविष्य है जी वो युवाओं के साथ जुड़ा है। और हमारी 65% जो आबादी है वो युवाओं के द्वारा है। तो उसका मुझे लगता है कि युवाओं को बहुत बड़ा एक रोल प्ले करना है अगले आने वाले 20-25 सालों में, जिसमें हमारे जो जीवन शैली है उसको लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट बने, तो युवा उसमें बहुत बड़ा रोल अदा करेंगे। और दूसरे जो स्टार्टअप्स इकोसिस्टम है Exactly. उसमें आप देख रहे हैं कि कितना जल्दी से, कितनी गति के साथ ये युवा अपने नए नए रोजगार के अवसर पैदा कर रहे हैं, और नए नए प्रोडक्ट्स और जो जो हमारे चैलेंजिंग जो इश्यूज हैं सोशल और इकोनॉमिक, उनको हैंडल करने की कोशिश कर रहे हैं नए प्रोडक्ट्स और नई सर्विसेज लाकर। तो ये युवाओं का रोल बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है भारत में और सारे देशों में। और जो नई जो टेक्नोलॉजी आ रही है, इंडस्ट्री 4.0 या इंडस्ट्री रिवोल्यूशन 4.0, उसमें सबसे ज़्यादा रोल जो नई पीढ़ी का होगा, क्योंकि उसमें एक बहुत ज़्यादा स्किल इंटेंसिव है ये नई टेक्नोलॉजी। और उसको ट्रेन करने के लिए हमारे पास जो युवा हैं, वो वर्क फोर्स का वर्ल्ड में हम इंडिया जो है सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर होने वाला है, क्योंकि कई सारे देशों में जो जनसंख्या का जो अनुपात है वो बदल रहा है, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन हो रहा है एजिंग की तरफ, कि जो लोग युवा वर्ग है उसकी संख्या कम होती जा रही है, और जो लोग वृद्ध अवस्था में चले गए हैं, एजिंग में चले गए हैं, उनका अनुपात बढ़ता जा रहा है। भारत में ये अभी 20-25 साल और ज़्यादा हमारे पास युवाओं का अनुपात बढ़ेगा, और इस कारण से भारत का जो एक भविष्य है वो नई टेक्नोलॉजी में, नई स्किल इंटेंसिव ऑक्यूपेशंस में अपना जो अनुदान है वो कंट्रीब्यूशन बढ़ाने में इसकी सहायता होगी। All right. Ma'am, another interesting aspect to this entire, this event and whatever is happening has been the inclusion of African Union, into the group. What do you think would be
the fresher challenges that the group would encounter, considering that these are the countries which are the poorest, some of the poorest countries, some of the most underdeveloped countries, the African countries are? It's a very, very positive step that African countries were introduced into the G20. Very welcome step, because as I mentioned earlier, if we are looking for the global peace, we can not leave anyone behind. Africa is a place where there are lots and lots of challenges, and challenges which are the problems which one can solve. What we need to realize today, and I think COVID has taught us, one important thing is that we only have one planet to live, and whatever happens in one part of the world is definitely going to have impact on the other part. Now, having said that, what does this mean? And we are seeing already the conflicts in many parts of the world already. And also in many African countries. And including African countries. Now, the thing is, many years back, not many, I'll say a couple of decades back, it was that you will ask the other person how this country looks like. But today, the power of media is such that you exactly know what is happening where. If there is any software launched today, Apple phone is launched simultaneously in all the countries. With the result, the aspiration of youth is, why can't I have it? And unless and until we involve them, you cannot succeed. The other thing, and I'll say both for Africa and India and many other developing countries, is we are hardworking, intelligent, innovative youth in these countries. That is where the new innovations are going to come from. These are the emerging markets. And therefore, including them becomes extremely important. You do little work, the impact will be like this. And it is like, because see, there is hunger. They want to ensure that they are able to develop. And therefore, they will take it, they will innovate it, they'll take it to the next level. And I won't be surprised that these innovations will be far cheaper than innovations which were done in the past. We'll take a short break here. This broadcast continues after the break. Keep watching Sunset बिल्कुल TV. यहाँ से मैम आपने बिल्कुल एक सही बात कही है कि जिस तरीके से सर ने भी कहा, नागेश सर ने भी कहा, चंद्रा सर ने भी कहा, आपने भी कहा कि एक तरीके से हम लोग एक आवाज़ बनकर उभरे हैं और एक बड़ी शक्ति बनकर उभरे हैं। जिस तरीके से G20 में भारत ने जो आवाज़ उठाई और पूरी दुनिया भारत के साथ आगे आई, निश्चित रूप से जिस तरीके से हम ग्लोबल साउथ की आवाज़ बने, ये हम नहीं कह सकते कि P20 से हम कुछ अलग नहीं करने वाले, हम कुछ बड़ा ज़रूर करेंगे, चाहे हम एनवायरनमेंट के लिए बड़ी आवाज़ उठाएं, चाहे हम प्रकृति के लिए दूत बनकर आगे आएँ, लेकिन हम दुनिया के लिए ज़रूर कुछ करेंगे और भारत एक मिसाल कायम करेगा। बहरहाल इस खास कार्यक्रम में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए सनसेट TV के साथ।